को धन्यवाद देते हुए उपस्थित सभी लोगों को प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करके और YouTube के सभी दर्शकों को यहाँ पर आमंत्रित और सत्कार करते हुए इस विषय पर अपने वक्तव्य को शुरू कर रहा हूँ। YouTube के जो भी दर्शक ये सुन रहे हो, देख रहे हो, उनसे अनुरोध है कि अंत तक इस वीडियो से बने रहें। कहीं से कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज आपके ध्यान में आ सकती है जो बीच में भी हो सकती है, इसको स्किप करना ये एक इम्पोर्टेंट लिंक शायद हो सकता है। तो बात कर रहे हैं आज इस विषय को इसी समय क्यों चुना गया। हार्ट डे तो आज जो है ये नहीं है, पर इस विषय को अभी चुनने का एक कारण ये है कि जो रिसेंट में CNBC TV 18 की एक स्टडी इंडिया में पब्लिश हुई है, वो कहते हैं कि विंटर्स में जब जाड़ों की सीजन होती है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिसर्च आउटकम के आधार पर उन्होंने इस चीज को रखा है और किस प्रकार से उसको हम आइडेंटिफाई कर लें। हार्ट अटैक में एक इम्पोर्टेंट चीज ये रहती है कि एवरी सेकंड काउंट्स। अगर पेशेंट को पहले 10 मिनट में ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उसका सर्वाइवल रेट काफी हद तक बढ़ जाता है। 10 से 20 मिनट हो गए तो उसका सर्वाइवल रेट थोड़ा कम होता जाता है। 20 से 30 मिनट हो गए और 30 मिनट से ज्यादा हो गए, एक आध घंटा के बाद उनको अगर ट्रीटमेंट मिलनी शुरू हुई तो यहाँ पर सर्वाइवल रेट काफी जो है ये कम होता जाता है। तो जितना जल्दी हम उनको आइडेंटिफाई कर ले, जितना जल्दी उनको हॉस्पिटलाइज कर सके या फिर जितनी जल्दी उनको एटलीस्ट होम केयर भी अगर दे देते हैं और उसके बाद हॉस्पिटल केयर में उनको हम आगे जाकर के ट्रीटमेंट देते हैं तो वहां पर एक सर्वाइवल रेट हम उसका बढ़ाने में एक उपयोगी भूमिका प्ले कर सकेंगे। तो जो कुछ भी मेरे अनुभव में रहा है, जिनको भी मैंने इसमें ट्रीटमेंट दी है, उसके आधार पर कुछ एक चीज और आयुर्वेद का अभ्यास, मॉडर्न का अभ्यास, उसके आधार पर कुछ एक चीज यहाँ पर है जो इम्पोर्टेंट है, ये मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, the study discovered that cold temperature and extended cold defined as period of 2 or more consecutive days will be average significant rise of heart attack। और ये रिसेंटली दिसंबर में यूजुअली जो है वो कंटिन्यूस वीक में एक वीक 10 दिन तक एक साथ ठंड पड़ना, बर्फ वर्षा होना, नॉर्थ इंडिया में कभी कहीं कहीं बारिश वगैरह होती है और टेम्परेचर जो है वो फटाक से जो है ये गिर जाता है 20-22 डिग्री टेम्परेचर या फिर 12-13 डिग्री टेम्परेचर और घट के 0 तक आ जाता है। अभी सर ने बताया कि 4 से 24 पे आ गए। तो जब ये टेम्परेचर रैपिडली फॉल होता है तो ये कहीं ना कहीं हार्ट अटैक को इंड्यूस कर सकता है। ये ब्लड फ्लो को चेंज करता है और ये उस चेंज ब्लड फ्लो के कारण हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है और वो कहीं ना कहीं ये भाग एंड अप करता है कि पेशेंट को ये हार्ट अटैक हो। अब पहले देखते हैं कि भाई मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसे हार्ट अटैक कहते हैं वो क्या है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन दैट इज हार्ट अटैक इज द इरिवर्सिबल डेथ नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग ऑक्सीजन सप्लाई। जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता, खून ठीक से नहीं मिलता, खून की बात है तो बेसिकली ये ऑक्सीजन की ही बात है। तो हम सीधा जो है वो उस चीज पर ही आते हैं, जब तक हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है तब तक हार्ट अपने हिसाब से बराबर जो है ये काम करता रहता है। पर जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है ये चेंज होने लगता है और ये एबनॉर्मल हार्ट को यहाँ पर जो है वो दिखा रहा है। हार्ट की इंजरी आप पिक्चर में देख पाएंगे कि नीचे के पार्ट में जो है ये इंजर्ड हार्ट का एरिया है। जब ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है तो उसके कारण ये चेंज हमको देखने को मिलता है। जो बच्चे खेल के में उंगली पे रबर वगैरह चढ़ाते हैं, थ्रेड से जो है वो टाई अप करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो उंगली का पार्ट होता है वो धीरे धीरे जो है वो हल्का नीला होने लगता है और उसके बाद जो है वो काला होने लगता है। अगर लंबे समय तक उसके बाद भी जो है वो करते रहे तो वो सेल डेथ भी हो सकती है। तो ये जिस प्रकार से ये चेंज हमको देखने को मिलता है वही कुछ चेंज जो है वो हार्ट में दिखाई देता है और जो इस पिक्चर में हम यहाँ पर देख पाएंगे ये इस प्रकार से चेंज जो है ये हमको दिखाई देता है और ये इरिवर्सिबल चेंज है, इसको रिवर्ट नहीं कर सकते, उसको फिर से हम नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। अब
एमआई एक्सीडेंट या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट क्यों होते हैं? तो जो सबसे पहला कारण है ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जब धमनियों में खून के गट्ठे बन जाते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण या फिर धमनियों में कैल्शियम जमा होने के कारण धमनियों में का जो खून का पास होने का जो एरिया है वो कम हो जाता है, जिसके कारण खून हृदय तक नहीं पहुंचता, किसी एक पार्ट पर नहीं पहुंचता और उनको जो है ये इस चेंज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये 90% केसेस में कोई एक्यूट एम्बोलस के छूटने से ये हो सकता है। हेमोरेजिक चेंजेस इसमें जो है ये कम देखे जाते हैं। प्लेक रप्चर होने के कारण या फिर इरोजन के कारण या फिर कहीं और खून जम रहा है या फिर खून थिक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम देख सकते हैं। कोरोना की कंडीशन में हमने देखा था कि पेशेंट को हार्ट अटैक जो है ये होता था, क्योंकि उसमें जो है ये खून नेचुरली ही उस डिजीज प्रोसेस के कारण खून जो है वो थिक, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ जाती थी। कोएगुलेशन की ब्लड में जब फ्लो हो रहा है तो वो कोएगुलेट नहीं होता है, पर उस डिजीज के कारण ये कोएगुलेशन होने की प्रोसेस जो है ये ब्लड जब फ्लो हो रहा है उसी दरमियान होती थी, जिसके कारण पेशेंट को ये हार्ट अटैक वगैरह आते थे। फ्लो डायनामिक्स जो है, खून का जो फ्लो होता है उस चीज को फ्लो डायनामिक्स कहते हैं। तो किस प्रकार से खून फ्लो कर रहा है, अगर उस चीज में कहीं पर भी व्यवधान हो रहा है कैल्शियम डिपोजिशन के कारण, जो कि आर्टरीज के जो बीच वाला जो भाग होता है जिसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, यहाँ पर मसल लेयर होती है और मसल में जब कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है तो ये इलास्टिसिटी खो देते हैं और ये कड़क हो जाती है, जिसके कारण खून का रोध ब्लड फ्लो होने में दिक्कत होती है। ये प्लेक को फॉर्म करता है और ये एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ये गट्ठा जैसा ये बना देता है। अब बात करते हैं कि भाई एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होता है। तो उसमें सबसे पहला चेंज जो है जो रिवर्ट नहीं कर सकते उसमें एज फैक्टर है। 60 प्लस एज में अगर हेल्दी इंडिविजुअल को भी अगर हम करवाते हैं तो 50% ब्लॉकेज मिल सकता है, ये एक ऑब्जर्व डेटा है, पर हम इसकी बात नहीं करते हैं। पर एज जो है ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जहां पर ये एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। हमें जो बात करनी है वो अप टू द एज ऑफ 70 की करनी है। तो हमें 70 तक पेशेंट को, 70 या 75 तक पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, उस चीज को हमें ज्यादा से ज्यादा देखना है। और उसके बाद अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको किस प्रकार से हम इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर सके ताकि उसके बाद की उनकी जीवन जो है वो ठीक से चल सके। सेक्स, अगर फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है तो ऐसी कंडीशन में इसको रिवर्ट या फिर इसमें जो है ये होना ये स्वाभाविक बन जाता है, ये होने की स्पीड यूजुअली ज्यादा होती है। अब कुछ एक फैक्टर्स ऐसे हैं जो हम इनको रोक सकते हैं। तो ये फैक्टर्स क्या क्या हैं, इन चीज पर मैं बाद में आता हूँ। पहले बात मैं कर लेता हूँ कि इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमारा जो है ये कि किस प्रकार से हम इस चीज को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो चीज इम्पोर्टेंट है कि पेन जो है, हार्ट का पेन, ये लोकलाइज नहीं होता, ये डिफ्यूज होता है या फिर ये एक प्रकार से हैवीनेस जैसा, हार्ट में हैवीनेस जैसा ये दिखाता है। इसको सबस्टर्नल हैवीनेस कहते हैं। स्टर्नल बोन जो है ये छाती के बिल्कुल बीच में रहने वाला जो बोन है, और स्टर्नम के पीछे का हिस्सा जहां पर हार्ट का एरिया होता है वहां पर पेन जो है ये कम होता है, पर वहां पर प्रेशर जो है ये काफी ज्यादा होता है। और ये प्रेशर जब ये पेन में कन्वर्ट होता है तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में ऊपर जाकर के रिब्स तक किए जाता है, और कभी कभार जो है ये ऊपर की तरफ जाकर के डेंट टूथ एक में, ईयर एक के रूप में या फिर शोल्डर पेन के रूप में इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक पेन से जो है ये सिम्टम जो है ये मिलते हैं, ये हार्ट अटैक के सिम्टम है। नेक्स्ट, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट में पेन ना हो फिर भी हार्ट अटैक हो, ये कंडीशन जो है वो काफी ट्रिकी होती है, खास करके पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पर पेशेंट को चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट काफी कम रहता है, पर पेशेंट को इमीडिएटली लॉस ऑफ लैटिट्यूड होने लगता है। जो एंथुजियाज्म होती है, जो एनर्जी पावर होता है, वो अचानक से जो है ये गिरने लगता है। फूड जो भी लिया है वो इसी प्रकार से वो पड़ा रहेगा, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। पेशेंट को आफरा जैसा फील होगा, आटोप जैसा,
उसको जो है वो टिम्पनी फील होगी, पेट जो है वो पूरा फुला हुआ रहेगा, बॉवेल्स भी जो है ये शायद नहीं होंगे, यूरिन फ्लो में भी जो है वो दिक्कत हो सकती है। तो ये जो है ये सिम्टम मिल सकते हैं, ये डाइजेशन के रिलेटेड ये सिम्टम्स जो है ये मिलेंगे, यहाँ पर फ्लैचुलेंस वगैरह जो है वो साइन रहेंगी। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना और ये हार्ट अटैक के साथ कोरिलेट करके उसको टाइमली मैनेज करना, ये ट्रिकी कंडीशन होती है। इस चीज को आयुर्वेद ने सबसे पहले पहचाना है और यहाँ पर एक श्लोक के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि चरक संहिता का है, जिसके आधार पर आज की जो हम ट्रीटमेंट प्लान या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के प्लान में ये एक इम्पोर्टेंट हमारा जो है ये सिम्टम डिस्क्रिप्शन है। तो ये हमने जो है ये बात की। अब जो टाइम के रिलेटेड है, ये तो हमने सिम्टम्स की बात की, अब टाइम रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट है जो मॉडर्न साइंस में जो है वो काफी क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है कि ये यूजुअली मॉर्निंग आवर्स में अगर ये सर्केडियन रिदम की अगर हम बात करें, 24 घंटों के पूरे काल की अगर हम बात करें, तो ये इसमें शरीर में कुछ एक चेंजेस जो है ये होते रहते हैं। रात को सोते समय हार्ट जो है वो अपना मिनिमल एक्टिविटी पर होता है, वो सोता नहीं है, उसकी एक्टिविटी जो है वो चलती रहती है पर वो धीमी हो जाती है। जब उठते समय, सुबह के समय उठना की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उस समय जब अचानक से उस पर क्रिया बढ़ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं, और खून कम पहुंचा, फटाक से ये चेंज ओवर हुआ, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो उस समय जो है ये जो सिम्टम मिलेंगे, ये जो पेन की हमने बात की, जो डिस्कम्फर्ट की बात की, उसके साथ दो और सिम्टम हैं यहाँ पर जो है वो मिलने लगेंगे। वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और ऑर्थोपेनिया। पेशेंट लेटा हुआ है और पेशेंट को अचानक से जो है वो उठना पड़ जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा, फटाक से वो उठ करके बैठा होगा तो ही जो है वो सांस ले पाएगा। उस चीज को इजीली पेशेंट कर सके, इसलिए डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट को कार्डियक बेड देते हैं। कार्डियक बेड बेसिकली होता ये है कि जो पीठ वाला भाग है, सर वाला भाग है, वो थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ रहे, बिल्कुल लेटा हुआ ना हो, पैर जो है वो सीधे हो या फिर पैर थोड़े जो है वो डाउन साइड पर हो। तो इस प्रकार से जो कंडीशन होती है, पोजीशन दी जाती है, उसको कार्डियक बेड कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बैठना पड़ता है तो ही वो सांस ले सकता है, तो ही जो है ये काम कर सकता है। तो ये सिम्टम हमको देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या होगा? तो पहले अगर जैसे ही हमें ये कंडीशन मिल रही है तो इमीडिएटली पेशेंट को ये कुछ एक और सिम्टम है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको मैं रीड आउट कर लेता हूँ। पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन एरिया ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग आर्म, लेफ्ट शोल्डर, नेक, जो और स्टमक। ये जैसे मैंने पहले बताई थी कि पेन जो है वो टूथ में हो और पेशेंट को हार्ट अटैक हो, ऐसे कंडीशन भी मिलती है। पेशेंट को शोल्डर पेन हो और जब उसको एग्जामिन किया जाए तो मालूम पड़ता है कि पेशेंट को तो अभी करंटली जो है वो हार्ट अटैक चल रहा है। फिर सिंकोप या फिर लाइट हेडनेस, पेशेंट का सर जो है वो खालीपन जैसा लग रहा है, कफिंग वगैरह हो, उल्टी या फिर वॉमिटिंग, जी मिचलाना जैसी हो, एक्सेसिव स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो, जो और जब पेशेंट को एग्जामिन करे तो वीजिंग, उसमें से एक साउंड आने लगती है। पेशेंट को विदाउट ऑस्कल्टेशन, पेशेंट को एग्जामिन किए बगैर भी पेशेंट में ये ऑडिबल जो है ये साउंड्स मिलने लगती हैं। तो ये एक प्रकार के अलग अलग सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब क्या क्या हम करें, क्योंकि ये कोल्ड सीजन की बात हम कर रहे हैं, तो पहला जो है पेशेंट को कंडीशन रखे, वार्मथ यहाँ पर, क्योंकि ये कोल्ड सीजन की बात है तो यहाँ पर वार्मथ हमें जो है वो रखना है। अगर हॉट समर सीजन में हो रहा है तो वहां पर हमें थोड़ा जो ठंडक करनी पड़ेगी, पर अभी हम समर की बात नहीं करें, अभी हम कोल्ड की बात करें तो हमें यहाँ पर वार्मथ को इंश्योर करना पड़ेगा, नॉट हॉट। हृदय पर स्वेदन नहीं कर सकते। अगर ये अटैक रेस्पिरेटरी एपरेटस का हो, दमे का अटैक हो, तो यहाँ पर स्वेदन करना चाहिए, यहाँ पर सिकाई करनी चाहिए। पर अगर हार्ट का अटैक हो तो वहां पर सिकाई नहीं करनी चाहिए। पर पेशेंट को गर्मी थोड़ी रहे, थोड़ा जो है वो हूफ जैसा वातावरण इस प्रकार से करना चाहिए। गिव रेस्ट, प्रोवाइड कार्डियक बेड, पेशेंट को थोड़ा जो है वो लेटा करके रखें। पेटेंट एयरवे, जो ब्रीदिंग का जो पूरा जो एरिया होता है उसको एयरवे बोलते हैं, तो वो पेटेंट खुला होना चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। पेशेंट को जहां तक हो सके कॉन्शियस
रखने का प्रयत्न करना चाहिए, उसको बुला करके उससे थोड़ी थोड़ी जो है उसको रिस्पॉन्स लेकर के, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, उससे वो वर्बल रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, केवल हैंड या फिर पोस्चर्स से भी जो है ये काम चल जाएगा। इस समय पेशेंट को जो घर में दो चीजें कॉमनली होती हैं उसमें से हींग और कपूर, ये दोनों को मिला करके एक रत्ती राई की जितनी मात्रा में, सरसों का दाना जो होता है राई का दाना जितना होता है, इतनी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर पर 15-15 मिनट पर उनको जो है वो देते रहना चाहिए। और इन बिटवीन जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल आईसीसीयू में शिफ्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर ले जाना चाहिए। अगर इन बिटवीन ये फ्लैटस पास हो जाता है या हिक्कफ आ जाती है या फिर स्टूल पास हो जाता है, तो पेशेंट में रिकवरी के चांसेस जो है वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद ये मानता है कि ये वायु के कारण होने वाला विकार है, वायु ही रिस्पॉन्सिबल है। जब ये वायु ठीक तरह से काम नहीं करता, गति नहीं करता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड है उसको कहीं न कहीं पर ये ऑब्लिटरेट हो रहा है, उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो थोड़ा वात शमन को अगर हम दे दें, थोड़ा जो है वो प्लेटस पास हो जाए या फिर थोड़ा जो है वो स्टूल या यूरिन पास हो जाए, गैस थोड़ा कम हो जाए, तो पेशेंट को होने वाले जो सिम्टम है उसमें रिलीफ मिलेगी, प्लस पेशेंट में रिकवरी के चांसेस जो है ये काफी हद तक बेटर हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा चीज जो दे सकते हैं, जो दूसरे मेडिसिन एट द पॉइंट ऑफ इमरजेंसी दे सकते हैं, ये है दशमूलपात। इसी प्रकार से दशमूलपात 1 to 2 ml डोज में हर 15 से 20 मिनट पर उनको जो है वो देते रहना चाहिए, जब तक हम पेशेंट को मेडिकल एग्जामिनेशन और सुपरविजन अंडर ट्रीटमेंट नहीं ले जाते हैं तब तक। तीसरा यहाँ पर जो है, पेशेंट को नेचुरल अर्जेस अगर होते हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए नहीं करना चाहिए। पेशेंट को टॉयलेट तक शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, अगर बेड पर ही हो जाता है तो इट्स ओके फाइन। तो इस प्रकार से ये करना चाहिए। लाइफ सपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट एट द अर्लीस्ट, इमीडिएटली हमें जो है वो इस लक्षण मिल रहे हैं, ये करते साथ साथ पेशेंट को हॉस्पिटलाइज या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाना चाहिए। तो अब हम बात कर ले थोड़ी जो फैक्टर्स की बात है जिनको हम रोक सकते हैं, और खास करके विंटर में हम अगर इसको कंट्रोल कर लें तो भी हार्ट अटैक के चांसेस जो है ये काफी कम हो जाएंगे। द फर्स्ट वन इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल। इस दो चीज को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हार्ट अटैक के चांसेस जो है वो काफी हद तक विंटर में कम हो जाएंगे। बाकी जो प्रॉब्लम है डायबिटीज रिलेटेड है, डिस्लिपिडीमिया है, इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है, इसको जो है अलग अलग तरीके से हमें कवर करना पड़ेगा, उनको टैकल करना पड़ेगा। नॉन एथ्रोसाइटिक कॉजेज में जितने भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इनको हमें ब्लड डिसऑर्डर्स या फिर ब्लड फ्लो डिसऑर्डर्स के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको हमें टैकल करना पड़ेगा। तो बात हम आगे करते हैं, आज किस प्रकार से हम उनको जो है वो ट्रीटमेंट ना लें, पेशेंट को आराम रहे और पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, विंटर इजीली पास हो सके, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई हाई रिस्क इंडिविजुअल। पहले तो मालूम कर ले कि भाई हाई रिस्क में कौन, जिनकी एज 670 प्लस है, जिनको स्मोकिंग वगैरह की हैबिट है, जिनको डायबिटीज है, डिस्लिपिडीमिया है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर वगैरह प्रॉब्लम है, दमे वगैरह का प्रॉब्लम है, जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज का प्रॉब्लम है, ऐसे और स्ट्रेसफुल वर्क में रहने वाले उनको जो है वो आइडेंटिफाई कर ले। नेक्स्ट, डाइट रेगुलेशन। तो डाइट इस प्रकार से हो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। विंटर्स में यूजुअली ये होता है कि हैवी डाइट खाया जाता है, तो यहाँ पर हैवी डाइट का मतलब ओवर क्वांटिटी नहीं है, पर जो फूड यूजुअली लंबे समय तक डाइजेशन होने में समय लगता है ऐसा फूड हो, और थोड़ा जो है उसको पचाने के लिए थोड़े औषधियां जैसे कि पिपली है, वैसे औषधियों को यहाँ पर यूज करना चाहिए। यूज ऑफ द प्रोटेक्टिव गियर्स, जब कभी भी बाहर घूमने जाएं या फिर बाहर घूमने जाने की जरूरत पड़े, बाहर निकलने की जरूरत पड़ी, तो प्रॉपर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोल्ड, मफलर लगा लिया, स्वेटर लगा लिया, हेड को ठीक तरह से जो है वो कवर कर लिया,
तो जो है ये विंड ब्लो जो है, कोल्ड ब्लो नहीं होना चाहिए। कोल्ड प्रिवेंशन के लिए फोकस करना चाहिए। प्राणायाम को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, दिन में 3 से 4 बार। अगर केवल 2-2 मिनट से 2 से लेकर के 5 मिनट तक का अगर व्यक्ति प्राणायाम का सेशन करता है खुद ही, केवल डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। प्राणायाम बेसिकली जो है वो प्राण या फिर श्वास को रोकने की प्रक्रिया, केवल वो नहीं करता, वो केवल डीप ब्रीथिंग लेकर के छोड़ता है। तो केवल इतने करने से भी ये होगा कि कार्डियक हेल्थ जो है वो ठीक बनी रहेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, विंटर में स्ट्रेस मैनेजमेंट को थोड़ा जो है ये ज्यादा जो है ये फोकस करना पड़ेगा। विंटर्स के कारण डिप्रेशन आ जाता है, और ये डिप्रेशन की ऐसी कंडीशन होती है कि यूजुअली बाकी के महीनों में ये नहीं रहता, तो ये इजीली आइडेंटिफाई करना ये मुश्किल होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जिसके कारण स्ट्रेस इंड्यूस्ड ये प्रॉब्लम हो। हेल्दी इंडिविजुअल में भी जिनको पेटेंट ब्लड वेसल्स है, उनमें भी ये अगर सीजनल डिप्रेशन है, कोल्ड डिप्रेशन है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसे एसएडी बोलते हैं। कमिंग ऑन टू द लॉन्ग टर्म केयर पोस्ट सीएबीजी। मान लीजिए कि पेशेंट को कोरोनरी बाईपास करवा लिए, उसके बाद क्या क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद के पास क्या क्या ऑप्शन है, उस चीज ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द हृदय मेडिसिन। कोरोनरी बाईपास के बाद तो जो नई ब्लड वेसल है ये जो है ये बना देते हैं, खून जो है वो वहां से जाने लगता है, पर ये बॉडी के किसी पार्ट से ही ग्राफ्ट करके उसको निकाल करके रखी जाती है। दूसरा, जो भी ये प्रोसीजर करने के बाद मान लें कि भाई ये कंप्लीट रिकवरी हो गई, ऐसा नहीं, क्योंकि ब्लड फ्लो, हार्ट अटैक हुआ था उसका जो है वो कारण ब्लड के चेंजेस से, केवल कोलेस्ट्रॉल जो है ये कम करना ये ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। प्रोटीन्स जो हैं, जो कोएगुलेशन को ये इंड्यूस करते हैं, उस प्रोटीन्स के लिए मेडिसिन जो हमें देनी पड़ेगी, और वो आयुर्वेद के पास है। सेकंड, जब इस प्रकार के ऑपरेशन होते हैं तो कार्डियक फिजियोलॉजी, हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसको भी हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। वहां पर जो उनके फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर्स जो है वो हेल्दी बने रहे, जितने भी हैं वो हेल्दी बने रहे, उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा। जितने भी वाल्व्स हैं वो वाल्व्स ठीक से काम करें। तो ये कार्डियक आउटपुट पर जो है ये आधार रखता है, जिसे कार्डियक फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए आयुर्वेद में मेडिसिन जो है वो काफी अच्छी हैं, और यहाँ पर पेशेंट को एग्जामिन करके डॉक्टर जो है उनको अलग अलग मेडिसिन दे सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रभाकर वटी, हृदयाणव रस, अर्जुन गनवटी, अर्जुन शिरपाक। तो ये मेडिसिन को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को इंक्लूड करना, डाइट हेल्दी एंड जो सुटेबल डाइट हो, होलसम डाइट हो, उसको यूज करना। प्रश्न, मेंटल पीस, मेंटल हाइजीन को फोकस करना। तो ये मॉडिफिकेशंस और मैनेजमेंट ये पोस्ट सीएबीजी में उपयोगी हैं। इसको ज्यादा करने की उपयोगिता इसलिए सीएबीजी के बाद आयुर्वेद मेडिसिन करना ही चाहिए, क्योंकि जो ब्लड के चेंजेस हैं, जो वेसल्स के ब्लड वेसल्स के चेंजेस हैं, हार्ट अटैक होने से काफी सालों पहले होने शुरू हो जाते हैं, जिसको शियर प्रेशर फिनोमेना कहते हैं। और ये 10-15 साल पहले से होने शुरू हो जाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ जाए तो ये खून में थक्का जैसा जो है वो बना देते हैं। तो ये काफी अंत में होता है। तो ये तो प्रोसेस बॉडी में चलती ही रहती थी, इसका मालूम जो है वो रिसेंटली पड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आ चुका है, उसको सीएबीजी हो गई है, और उसके बाद मेडिसिन को, आयुर्वेद मेडिसिन को लेना ये ज्यादा अच्छा रह सकता है। जो मेडिसिन हम देंगे उसको क्या पर्पस के लिए देंगे, ऑक्लूसिव प्रोसेस जो हो चुकी है उसको ये स्टेडी रहे या थोड़ी रिकवरी हो। पोस्ट कार्डियक एक्सीडेंट सीएबीजी नेसेसरी टू रेगुलेट कार्डियक फिजियोलॉजी, जैसे मैंने पहले बताया। और आयुर्वेद एक और चीज पर फोकस करता है। हार्ट के पास एक अपनी रिपेयर सिस्टम होती है,
और उस रिपेयर सिस्टम को पूरी तरह से हार्ट काम कर सके, शरीर में ये इजीली हो सके, उसके लिए आयुर्वेद मेडिसिन को यूज करना चाहिए। कौन कौन सी मेडिसिन आयुर्वेद डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, उसमें एक योग है, हरितकी है, घोड़ावच है, रासना है, पिपली है, शुंठी है, शटी और पुष्कर मूल, फिर दशमूल, पुष्कर मूल, अश्वगंधा, प्रभाकर, अर्जुन, हिंगू, हिंगवाष्टक, शंखवटी, अगर इमरजेंसी हो तो हिमगर्भ पोटली और प्रभाकर और हृदयाणवरस, अर्जुन, क्षीरपात। तो इस प्रकार से जो मेडिसिन हैं इनको यूज कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। आभार। अति उत्तम निशांत जी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने सब पहलुओं पे और बड़े सरल शब्दों में हाईलाइट किया। मैं आशा करता हूं कि हमारा ये एपिसोड जन साधारण के लिए बहुत उपयोगी होगा। बहुत बहुत आभार निशांत जी, बहुत बहुत आभार।